नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हमारा नाम है घनश्याम मुलानी और हम आपके सामने वो सारी जानकारियां रखने का प्रयास करने जा रहे हैं जो कि ये नॉर्मल जो मीडिया चैनल्स हैं या वर्तमान पत्र हो, न्यूज़पेपर्स, ये आपके सामने रखने की कोशिश ही नहीं करते, प्रयास ही नहीं करते। न जाने क्या हुआ है आजकल के पत्रकारिता को, या फिर ये सारे माध्यमों को, क्या ये अपना एक फिक्स एजेंडा चला रहे हैं या फिर इनके कहीं पर आर्थिक हित संबंध है या नहीं है, ये तो आप ही तय कीजिए, आप ही इसके ऊपर विचार कीजिएगा। क्या है महत्वपूर्ण जानकारियां? अगर आपको याद होगा तो परसों संजय राउत के केस में, क्योंकि ये जो कुछ दिखा रहे हैं यानी सच्चाई छोड़ करके ये बाकी सब दिखा रहे हैं। सच्चाई यानी जिस तरह से कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करके सारे क्षेत्रीय दलों को, क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों को कुचल देना चाहती है, खत्म कर देना चाहती है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ और ही हकीकत है और ही सच्चाई है, और इसकी जानकारी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना के आज के तारीख के पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे जी को हो चुकी है। उस पर हम आते हैं, लेकिन पिछले 2 दिनों के अंदर जो आपने पूरा हाहाकार मचाया हुआ देखा होगा उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना आज सत्ता में बैठी है, तो उसमें ये नहीं बता रहे हैं कि 1 करोड़ 6 लाख रुपए जो बरामद हुए पीएमसी बैंक घोटाले के, जो 100 करोड़ रुपए इनके पार्टनर यानी इनके फ्रंट, ईडी तो कह रही है कि प्रवीण राउत इनके फ्रंट है, ओरिजिनल मालिक तो ये है, पूरे व्यवहार का सभी जो निर्णय है यही तय करते थे, हर चीज का फाइनल डिसीजन। खैर, वो जो एचडीआईएल से यानी वाधवान बंधुओं की कंपनी ने 4,448 करोड़ के आसपास या 4,348 करोड़ के आसपास जो कुछ घोटाला हुआ पीएमसी बैंक का, उसमें से कितने हजार करोड़ ये वाधवान बंधुओं के पास आए जिन्होंने अलग अलग प्रोजेक्ट दिखा करके पीएमसी बैंक से पैसे लिए थे, यानी पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक से। उसमें से 100 करोड़ प्रवीण राउत के पास आए, जिसमें से 1 करोड़ 6 लाख रुपए ये संजय राउत के पास थे। अब ये सब की तो जांच चालू है, लेकिन जिस रात को संजय राउत की गिरफ्तारी होती है उसके ही अगले दिन यानी 1 अगस्त को श्रीमान उद्धव ठाकरे जी ये उनके घर जाते हैं संजय राउत की माताजी से मिलने, उनके पत्नी से मिलने, उनके दोनों बेटियों से मिलने। और उसके पहले इन्होंने क्या व्यवस्था वहां कर रखी थी कि जैसे ही एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के अधिकारी इन्हें ले जाएंगे, डिटेन करेंगे अपने कार्यालय ले जाकर, अपने ऑफिस ले जाकर, तो उसके पहले इनकी मां इनकी जो आरती उतारेंगे, जिसे मराठी में कहा जाता है कि ओवाळलं, या फिर उनके आंसू, उनके पत्नी के आंसू या उनके बच्चियों के, बेटियों के जो रिएक्शन होंगे, जो इमोशनल मूड के लिए वहां पर उन्होंने खास वो व्यवस्था करके रखी थी कि ये सारा रिकॉर्ड किया जाए, चित्रीकरण किया जाए, इसका वीडियो बनाया जाए, रिकॉर्ड किया जाए और मीडिया में उसे सर्कुलेट किया जाए। और ये मीडिया चैनल भी वो सब टेलीकास्ट करते आ रहे हैं। दोस्तों, इसके पीछे का राज आप समझ सकते हैं। उसके बाद उद्धव ठाकरे जी वहां पर गए और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा कि रविवार के दिन 31 जुलाई को जेपी नड्डा का एक बयान आया था जो आउट ऑफ द कंटेक्स्ट उन्होंने पेश किया। यानी जेपी नड्डा 31 जुलाई को कहीं पर भाषण दे रहे थे किसी फंक्शन में, उन्होंने ये बताया था कि पारिवारिक जो क्षेत्रीय दल हैं वो खत्म होने आ रहे हैं, और किस तरह से क्षेत्रीय स्तर पर, राज्य स्तर हो या लोकल लेवल हो, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से मान्यता मिल रही है, प्राधान्यता मिल रही है क्षेत्रीय दलों के तुलना में, और ये किस तरह से खत्म होते हुए जा रहे हैं, जिसमें से उन्होंने उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बारे में भी कहा था। लेकिन इस बयान को तोड़ मड़ोड़ करके इन्होंने किस तरह पेश किया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत के घर से वापस आने के बाद, यानी उनके घर में जब ये मिलने गए थे उनके माताजी से, पत्नी से और दोनों बेटियों से, उसके बाद इन्होंने इस बयान को जेपी नड्डा के तोड़ मरोड़ के पेश किया। जेपी नड्डा ने तो एक गोगली डाली थी। जेपी नड्डा आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, और उन्होंने ये जो जानकारी दी थी, ये आरजेडी के यानी लालू प्रसाद का जो राष्ट्रीय जनता दल हो, या फिर मायावती की बहुजन समाज पार्टी हो, या अखिलेश या मुलायम सिंह यादव का जो पार्टी है उनकी समाजवादी पार्टी,
शिवसेना भी तो एक पारिवारिक पार्टी रही है। कांग्रेस का भी उन्होंने उदाहरण दिया कि वो भाई बहन की पार्टी बन के रह गई है, यानी गांधी परिवार की। तो कहने का मतलब यह है कि ये आखिर में लास्ट में बीजेपी ही बच जाएगी। इस वाक्य के अर्थ को इन्होंने क्या बताया कि सभी क्षेत्रीय पार्टियों को, सभी क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को, कि भारतीय जनता पार्टी हो, जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो या फिर नरेंद्र मोदी हो, ये कुचल देना चाहते हैं, खत्म कर देना चाहते हैं। क्या समाजवादी पार्टी आज तक खत्म हुई? क्या बहुजन समाजवादी पार्टी आज तक खत्म हो पाई है? या फिर अगर आप देखेंगे तो ये जो अलग अलग पार्टियां हैं, छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां, अकाली दल हो, क्या आज तक खत्म हो पाए हैं? कोई क्षेत्रीय पार्टियां खत्म नहीं हो पाई हैं। ये किसी तरह से या तो जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हुए स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, या फिर ये अजीब ही किस्म का भ्रम पैदा कर रहे हैं ताकि जो इनके साथ छोटे मोटे थोड़े बहुत लोग जुड़े हुए वो उनके साथ जुड़े रहे। ये उनका उद्देश्य तो दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है उस पर भी हम आते हैं। देखिए, ये होने के बाद कई सारे सवाल आए। इन्होंने जो बात की डिक्टेटरशिप की, डिक्टेटरशिप कौन सी डिक्टेटरशिप? ये कह रहे हैं कि ये जो पार्टियों के बारे में जो बयान दिया जेपी नड्डा ने, उसके बाद उन्होंने ये तो नहीं बताया कि जैसे ही वो सत्ता में आए, कोविड का दौर चल रहा था, उस समय किसी व्हाट्सएप या किसी सोशल मीडिया के फॉरवर्ड पर इनके शिव सैनिकों ने जाकर के एक्स मिलिट्री मैन, यानी वो शायद नेवी या आर्मी वाले थे या एयरफोर्स वाले, रिटायर्ड, उनके घर पे उनसे जाकर के हमला किया, उनके साथ मारपीट की। ये मीडिया चैनल पे आए थे। ये मीडिया चैनल वालों ने भी इनसे सवाल नहीं किया, क्या ये डिक्टेटरशिप नहीं थी? क्या ये सत्ता का घमंड नहीं था? इसके बाद इन्होंने कंगना रनावत घर को तोड़ डाला। वहां के क्षेत्रीय मुंबई के बृहन्मुंबई महानगर पालिका का दुरुपयोग करके, क्योंकि ये वहां पर सत्ता में थे, शिवसेना वहां पर सत्ता में थी, और अगले ही दिन ये विश्व प्रवक्ता संजय राउत, इन्होंने क्या छापा था हेडलाइन में सामना के, तोड़ डाला। या फिर जिन साधुओं का पालघर में हत्या हुई, क्या इनके कहीं रिश्तेदार हैं? कौन है? क्या इनके घर पे गए थे वो? इस तरह से हत्या हुई थी उनकी। अर्नब गोस्वामी, जिनके घर पे इन्होंने अपने किंग पिन को, किसको, सचिन वजे, वसूली वाले, उनको भेजा था। उनके पूरे कमांडोज की टीम लेकर के गई थी। किस तरह 7 बजे सुबह उनके दरवाजे पे लात मार के दरवाजा खोला गया था और उन्हें किस तरह से घसीट घसीट के पुलिस की वैन में डालकर ये लोग गिरफ्तार करके ले गए थे। क्या ये डिक्टेटरशिप नहीं थी? या फिर एबीपी न्यूज चैनल यानी एबीपी माझा के एक रिपोर्टर हैं राहुल कुलकर्णी, उन्हें इन्होंने गिरफ्तार किया। कई सोशल मीडिया पर एक्टिविस्ट हैं, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, कई लोगों को गिरफ्तार किया। क्या उनमें से किसी के घर पर ये गए थे उनकी मां के आंसुओं को पोंछने के लिए, उनकी बीवी की परिस्थिति देखने के लिए वो किस तरह बेहाल हैं, या उनके बच्चों का क्या हाल है? छोड़ दीजिए, ये तो बाहर के लोग हुए। इनके घर के लोगों के, इनके पार्टी के लोगों को इन्होंने पूछने की कोई परवाह नहीं की। आपको नाम बता दे, देखिए, इनकी एक सांसद हैं भावना गवली, उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई हुई। उनके क्या हालात हैं उनसे पूछने ये नहीं गए। दूसरे, इन्हें 3 या 4 बार या शायद 5 बार टीएमसी यानी बृहन्मुंबई महानगर पालिका, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसका बजट 45,000 करोड़ है सालाना, वार्षिक, हर साल, उसके स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन जिन्होंने बनाया, यशवंत यादव, उनके खिलाफ और उनके पत्नी के खिलाफ, उनकी पत्नी विधायक है शिवसेना की, उनके खिलाफ जब ईडी और इनकम टैक्स ने उनके घर पर छापे मारे, उनके खिलाफ कार्रवाइयां की। ये कैंसर के मरीज थे। क्या इनके घर पे गए वो पूछने के लिए? क्या इन्होंने कोई मदद की? कुछ नहीं। इनके खुद के पार्टी के सांसद आनंदराव अड़सूर, उनके खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की कार्रवाई हुई, उन्हें गिरफ्तार किया गया था। क्या उनके घर ये पूछने गए थे? बिल्कुल ये किसी के घर नहीं गए। किसी की माताजी, किसकी बहन, किसकी पत्नी, किसके बच्चे किस हालत में हैं, ये देखने की उन्हें बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी। ये एकमेव प्राणी है संजय राउत, जिनके घर पे जाने का इन्होंने कष्ट किया। अब ऐसा कौन सा काला जादू ये संजय राउत ने किया है उनके ऊपर, या ऐसे कौन से इनके काले पैसों की या काली संपत्ति, बेनामी संपत्ति का हिसाब
संजय राउत को मालूम है, जिसके डर से ये वहां पर गए थे। क्योंकि आपने इनका कलर चेंजिंग एटीट्यूड तो देखा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ना कांग्रेस और राष्ट्रवादी पार्टी के खिलाफ, और चुनाव खत्म होने के बाद कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिनको की जनता ने लात मारी, उनके साथ जाकर के ये सत्ता में बैठे, रंग बदलने की इनकी आदत। अब आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी पे आते हैं कि क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के गृह मंत्री अमित शाह या फिर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा, इनका क्या एजेंडा है, क्या प्लान है महाराष्ट्र के लिए, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। देखिए, अगर ये चाहते तो जिस तरह से कर्नाटक और मध्य प्रदेश में 20-20 या 15-20 विधायक उन्होंने दूसरे पार्टियों के, दूसरे दलों के तोड़ करके अपने पार्टी में शामिल किए और उनके साथ सरकार बनाई बहुमत में आकर के, क्या ये महाराष्ट्र में नहीं कर सकते थे? क्या कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में ऐसे कई बार कई राज्यों में किया? उन्होंने तो राज्य सरकारें बर्खास्त कर दी, कई सारे राज्यों की मीसा लगा दी थी, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, तब यह अन्याय नहीं था। 1992 में जब दंगे हुए महाराष्ट्र में हिंदू मुस्लिम, ये श्रीमान उद्धव ठाकरे जी क्या कर रहे थे? तो ये वन में जाकर के, जंगल में जाकर के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहे थे। भारत के अंदर, महाराष्ट्र राज्य के अंदर, मुंबई के अंदर जनता के क्या हाल थे, इन्हें आधा प्रतिशत भी उसकी कल्पना नहीं है, उन्हें मालूम नहीं है। आपको बता दें, ये जो एजेंडा है ये काफी स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी जब क्षेत्रीय दलों को, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, इन्हें जब खत्म नहीं कर पाई तो शिवसेना को क्यों ये खत्म करेंगे? शिवसेना तो हिंदुत्व वाली पार्टी थी, यानी है एकनाथ शिंदे वाली। तो शिवसेना को ये बरकरार रखना चाहते हैं, लेकिन ये जो दल बदलू और रंग बदलू लोग हैं, इनके व्यतिरिक्त, इनके सिवा शिवसेना रहनी चाहिए। एकनाथ शिंदे की हिंदुत्व वाली शिवसेना रहनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि कट्टरवाद की शिवसेना ही होनी चाहिए या फिर नरम हिंदुत्व की। इन्होंने तो 2.5 साल में सत्ता के समय कई बार आकर के उद्धव ठाकरे जी ने बार बार क्या कहा, हमने अभी हिंदुत्व छोड़ा नहीं है, हम अभी तक हिंदुत्व के साथ हैं, हमारा वो शेंडी और जानवे का हिंदुत्व नहीं है। बाला साहब ठाकरे, हिंदू हृदय सम्राट सन्माननीय बाला साहब ठाकरे, जब वो जिंदा थे, उनकी कृतियों से, उनके कामों से मालूम पड़ता था, उन्हें आकर के बताने की और बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इन्हें ये बार बार बोलना पड़ा क्योंकि ये सब छोड़ चुके थे और अभी भी ये शरद पवार के गोद में बैठे हुए स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। इसी वजह से ये जो इनके 40 विधायक हैं और 10 निर्दलीय विधायक यानी अपक्ष विधायक, ये अलग से जाकर के इन्होंने सरकार बनाई भारतीय जनता पार्टी के साथ, यानी जो जनादेश था भारत की जनता का, उस हिसाब से। फिर भी उद्धव ठाकरे जी को अब तक ये बात समझ में नहीं आई कि देश के लोकशाही जिसे ये कहते हैं, लोकतंत्र जिसे ये कहते हैं, उसका मतलब है जनादेश का पालन करना। पार्टी का अध्यक्ष होने का मतलब किसी राज्य का या देश का मालिक हो जाना नहीं होता। मुख्यमंत्री बन जाने से आदमी उस राज्य का मालिक नहीं बन जाता। ये सारी जानकारियां, ये सारे सवाल इस विषय ऊपर, इन विषयों पर इस मीडिया का कोई मीडिया कर्मी, कोई जर्नलिस्ट ये इनसे नहीं पूछता, कोई पत्रकार इनसे नहीं पूछता। क्यों? क्या हो गया है इस देश की मीडिया को? जो स्पष्ट रूप से बातें दिखाई दे रही है वो न जनता के सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं और ना ही ये अपने चैनल पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ना ही अपने वर्तमान पत्र यानी पेपरों में छापने की कोशिश कर रहे हैं, न्यूज़पेपर में। ये कर क्या रहे हैं? क्या ये अपना एजेंडा चला रहे हैं या फिर इनके कहीं आर्थिक हित संबंध जुड़े हुए हैं? ये सभी जानकारियां इसी वजह से हमने हमारे सभी दर्शकों के सामने रखना बेहद जरूरी समझा। इसीलिए खास हमने आज ये वीडियो के द्वारा आपके सामने ये महत्वपूर्ण जानकारियां रखने का प्रयास किया है। ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी है तो आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएं। लेकिन साथ ही साथ अगर आपको ये जानकारियां अच्छी लगी हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका ये विश्व भारती चैनल है, आप ही का खुद का चैनल है, आप इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। और आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।